नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री ने 51,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। कहा, आप सेवक हैं, शासक नहीं। गरीबों पिछड़ों की सेवा कीजिए, आप ही विकसित भारत बनाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश के 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला रोजगार मेला है। मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। दोस्तों, अब तक 13 मेलों में 8.50 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इससे पहले आखिरी रोजगार मेला 12 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जॉब लेटर पाने वाले युवाओं से कहा कि आप जनता के सेवक हैं, शासक नहीं, इसलिए आप गरीबों पिछड़ों की सेवा कीजिए। अगले 25 सालों में आप ही विकसित भारत बनाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 70+ वालों को आज से 5 लाख का मुफ्त इलाज। आयुष्मान योजना से 6 करोड़ बुजुर्गों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री बोले, अफसोस इसमें दिल्ली बंगाल नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 90वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च कर दी। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY को विस्तार दिया है और इसमें बुजुर्गों को शामिल किया गया है। इस दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में मोदी ने सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान वय वंदन कार्ड सौंपा। पीएम ने कहा कि मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, कारण दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से नहीं जुड़ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 450 रुपए में सिलेंडर के लिए नई गाइडलाइन। राशन डीलर के पास जाना होगा, करानी होगी परिवार और गैस कनेक्शन की जानकारी अपडेट। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी चाहते हैं 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, तो अब आपको आधार नंबर और गैस कनेक्शन की जानकारी दोबारा से देनी होगी। इसके लिए लोगों को राशन डीलर के पास जाकर पोस्ट मशीन में यह डाटा ऐड करवाना होगा। ऐसा नहीं होने पर सस्ता सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से जुड़े परिवारों को सरकार की ओर से 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाना था। सरकार ने 1 सितंबर से योजना शुरू की थी, लेकिन इसका फायदा अब तक परिवारों को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों से प्रदेश के सभी गैस उपभोक्ताओं का कनेक्शन नंबर और आधार नंबर की डिटेल मांगी थी। इन कंपनियों ने यह डाटा सरकार से शेयर करने से मना कर दिया था। डेटा नहीं मिलने से योजना का लाभ परिवारों को नहीं मिल पाया। अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत NFSA परिवारों को अब राशन डीलर के यहां जाना होगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। विमानों में बम की धमकी। एक और आरोपी की हुई पहचान। महाराष्ट्र का रहने वाला है, आतंकवाद पर किताब लिख चुका है। पहले 2 युवक पकड़े गए थे। जी हां दोस्तों, विमानों में बम की धमकी देने के मामले में एक और आरोपी की पहचान मंगलवार को हो गई। नागपुर पुलिस के मुताबिक यह महाराष्ट्र के गोंदिया का जगदीश उई के नाम का शख्स है। इसकी उम्र 35 वर्ष है। यह आतंकवाद पर किताब भी लिख चुका है। डीसीपी श्वेता खेड़कर ने बताया कि पुलिस टीम ने फर्जी ईमेलों की खोजबीन करके आरोपी को ट्रेस किया। आरोपी अभी फरार चल रहा है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें बनाई गई है। यह व्यक्ति 2021 में भी एक केस में अरेस्ट हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पिछले 2 हफ्ते में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स को धमकी दी जा चुकी है। फ्लाइट्स में फेक थ्रेट देने के मामले में 2 युवक पहले भी पकड़े जा चुके हैं। इस दौरान फ्लाइट कंपनियों को 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आधार वोटर आईडी में पुरानी फोटो तो भर्ती परीक्षा में नो एंट्री। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन बोले, कैंडिडेट्स को दस्तावेज अपडेट कराने होंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब एक नया फैसला किया है। इसके तहत भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों में फोटो को अपडेट कराना जरूरी होगा। अगर किसी अभ्यर्थी की फोटो 3 साल या उससे ज्यादा पुरानी होगी तो उसे भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र के साथ ही उनके मूल दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन भी किया जाता है। इन दस्तावेजों में कई बार अभ्यर्थियों की काफी पुरानी या फिर बचपन की फोटो लगी होती है। इसकी वजह से मूल दस्तावेज की फोटो से उनके वर्तमान चेहरे का मिलान करना काफी कठिन होता है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दाऊद के साथी और दोस्त नवाब मलिक के नॉमिनेशन पर प्रियंका चतुर्वेदी का महायुति पर निशाना। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आज मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन पर हमला किया। उन्होंने सवाल पूछा कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग कहां गए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि दाऊद का साथी अब आशीष शेलार और देवेंद्र फडणवीस का करीबी बन गया है। दाऊद का दोस्त अब आधिकारिक तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले आज कहां हैं? दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नवाब मलिक को टिकट देने पर पहले से ही बवाल चल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। 21 साल पहले जॉर्ज बुश ने की थी शुरुआत। सुनीता विलियम्स ने स्पेस से शुभकामनाएं दी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार रात को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इसमें 600 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी शामिल हुए। बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सांसदों, अधिकारियों और बिजनेसमैन से जुड़ी हस्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में अब तक के सबसे बड़े दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी करना उनके लिए सम्मान की बात है। बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीनेटर रहने के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी लोगों के साथ काम किया है। बाइडेन ने कहा कि दक्षिण एशियाई अमेरिकी समुदाय ने अमेरिकी जीवन के हर हिस्से को समृद्ध किया है। यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला समुदाय है। अब दिवाली व्हाइट हाउस में गर्व से मनाई जाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका चुनाव से पहले 2 जगह बैलेट बॉक्स फूंके। 75% लोगों को हिंसा का डर। 2020 में ट्रंप समर्थकों ने संसद पर अटैक कर दिया था। जी हां दोस्तों, अमेरिका में चुनाव से ठीक 7 दिन पहले 2 जगहों पर बैलेट बॉक्स में आग लगाने की घटना सामने आई है। पहला मामला वाशिंगटन के वैंकूवर का है, जहां बैलेट बॉक्स में आग लग गई। इसमें जमा हुए सैकड़ों बैलेट पेपर जलकर राख हो गए। बैलेट बॉक्स के जलने की दूसरी घटना ओरेगन के पोर्टलैंड में हुई। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं दोस्तों चुनाव अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के जरिए आग लगाने वालों का पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मद्रास हाईकोर्ट बोला, शरीयत काउंसिल कोई अदालत नहीं, यह सिर्फ प्राइवेट संस्था है। इसे ट्रिपल तलाक केस में डाइवोर्स सर्टिफिकेट देने का हक नहीं। जी दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रिपल तलाक मामले से जुड़ी सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि शरीयत काउंसिल कोई अदालत नहीं है, यह एक प्राइवेट संस्था है। जस्टिस GR स्वामीनाथन ने कहा कि यह काउंसिल पारिवारिक और आर्थिक दिक्कतों को दूर करने में मदद कर सकती है, लेकिन तलाक सर्टिफिकेट जारी करने और पेनल्टी लगाने का हक काउंसिल को नहीं है। मामला मुस्लिम कपल के तलाक से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दोस्तों 2010 में शादी की थी। कुछ सालों बाद पति ने पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया था। 2017 में तमिलनाडु की तौहीद जमात शरीयत काउंसिल ने इस कपल को तलाक का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम में बड़ा बदलाव। 22 साल का यह खिलाड़ी करेगा डेब्यू। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवा दी है और अब तीसरे मैच में कमबैक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है। इसी क्रम में टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। तेज गेंदबाज हर्षिल राणा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। मुंबई टेस्ट 1 नवंबर से खेला जाएगा। दोस्तों दिल्ली के 22 वर्षीय तेज गेंदबाज, जिन्होंने मौजूदा सत्र में गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावित किया है, शुक्रवार को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं। वह दिल्ली के लिए राउंड 4 के मैच में नहीं खेल पाएंगे और मंगलवार शाम को मुंबई के लिए रवाना होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरल सीएम के काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकराई। काफिले के सामने अचानक महिला स्कूटी लेकर आ गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का सोमवार शाम को एक्सीडेंट हो गया। विजयन कोट्टायम से तिरुवनंतपुरम लौट रहे थे। शाम करीब 5:45 पर वमनपुरम पार्क जंक्शन पर सीएम के काफिले के आगे चल रही कार के सामने अचानक एक स्कूटी सवार महिला आ गई। महिला की अचानक स्कूटी मोड़ने के कारण पीछे चल रही कारों ने ब्रेक लगाए, जिसके बाद सीएम के काफिले की सभी गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के बाद काफिले से सीएम की सुरक्षा के लिए तैनात अपनी अपनी कार से उतरे। उन्होंने तुरंत अपनी स्थिति का जायजा लिया। हालांकि एक्सीडेंट से किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने गाजा में यूएन रिलीफ एजेंसी को बैन कर दिया। कहा, कर्मचारी हमास से मिले हुए थे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सामने खाने और दवाओं का संकट गहराया। दरअसल दोस्तों, इजरायली संसद नेसेट ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग हुई। इस कानून में एजेंसी को इजरायली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। बीबीसी के मुताबिक यह कानून 92
अगस्त से पारित हुआ। कानून के मुताबिक गाजा, वेस्ट बैंक और इसराइल के बाकी इलाकों में लोगों की मदद कर रही यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी को 3 महीने के भीतर काम रोकना होगा। UNRWA इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक समेत गाजा में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी चीजें मुहैया करवाती है। यह एजेंसी गाजा और वेस्ट बैंक में 25 लाख लोगों की मदद कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा राजस्थान रोडवेज के बीच हो गई सुलह, बस की एक टिकट से हुआ था बवाल। जी हां दोस्तों, एक वायरल वीडियो की वजह से राजस्थान और हरियाणा में बड़ा बवाल हो गया। नाराज होकर हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज के बसों का चालान काट दिया, तो बदले में राजस्थान में भी एक ही दिन में बसों का चालान सिंधी कैंप बस स्टैंड और संडवा मोड़ पर काट दिया गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि आज तक दोनों राज्यों के बीच बसों को लेकर कभी इतना विवाद नहीं हुआ था। दरअसल दोस्तों राजस्थान रोडवेज की बस में हरियाणा की एक कांस्टेबल सफर कर रही थी। इस दौरान कंडक्टर ने टिकट मांग लिया। टिकट के पैसे नहीं देने पर कंडक्टर ने महिला कांस्टेबल का चालान बना दिया। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे हरियाणा पुलिस नाराज हो गई और राजस्थान से जाने वाली हर बस को कभी पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो कभी ड्राइवर और कंडक्टर की सही वर्दी तो कभी टायरों में हवा के नाम पर चालान काटने लगी। अचानक 2 दिनों से हरियाणा पुलिस की तरफ से हो रहे जबरदस्त चालान से राजस्थान रोडवेज में हड़कंप मच गया। इसके बाद मामला राजस्थान सरकार तक पहुंच गया, जिसको लेकर राजस्थान के ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को बनाया नया चीफ। नसरुल्लाह की मौत के 32 दिन बाद फैसला, दावा ये ईरान में रह रहा है। जी दोस्तों, इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्लाह ने नए चीफ की घोषणा कर दी। डिप्टी लीडर नईम कासिम को मंगलवार को संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कासिम को इस पद के लिए चुना है क्योंकि उन्होंने संगठन के उसूलों का हमेशा पालन किया। अल्लाह उन्हें अपने मिशन में कामयाब होने का रास्ता दिखाए। कासिम संगठन में अब तक नंबर 2 की पोजीशन पर था। नसरुल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। यूएई के मीडिया हाउस इरेम न्यूज के मुताबिक वह ईरान में रह रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए खास है नवंबर, 10 साल बाद हो सकता है सैलरी बढ़ाने का फैसला। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बड़ी ही खुशखबरी है। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए नवंबर का महीना बेहद खास होने वाला है। दरअसल संभावना जताई जा रही कि 10 साल बाद इंतजार अब खत्म हो सकता है। अगले महीने सरकार और कर्मचारी संगठन मिलकर वेतन बढ़ाने पर फैसला करेंगे। इसकी मांग तो लंबे समय से की जा रही है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब सरकार और कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए आमने सामने होंगे। अगर इस पर सहमति बनती है तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मैं कोई साध्वी नहीं हूं, आप भी पैसे कमाएं, लेदर बैग रखने के आरोप पर बोली जया किशोरी। जी हां दोस्तों, जानी मानी कथावाचक जया किशोरी ने सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग और अपने पास लेदर का बैग रखने के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आप कोई चीज ब्रांड देखकर नहीं खरीदते, आपको जो पसंद आता है आप उसे खरीद लेते हैं। मैं भी आप लोगों जैसी ही हूं। मेरी लाइफ के कुछ नियम है, जिनमें से एक ये भी है कि मैं कभी लेदर इस्तेमाल नहीं करती, मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। जया किशोरी ने समाचार एजेंसी से कहा कि वह बैग कस्टमाइज्ड बैग है और उसमें कहीं भी लेदर नहीं लगा हुआ है। कस्टमाइज का मतलब होता है कि आप इसे अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं, इसलिए इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। कथावाचक ने यह भी कहा कि मैं पहले दिन से ही स्पष्ट हूं कि मैं कोई संत, साधु या साध्वी नहीं हूं। मैं एक सामान्य लड़की हूं। मैं एक सामान्य घर में रहती हूं। मैं अपने परिवार के साथ रहती हूं। मैं युवाओं से भी यही कहती हूं कि आप मेहनत करें, पैसा कमाएं, खुद को एक अच्छी जिंदगी दें और अपने सपने पूरे करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिन के निचले स्तर से 948 अंक संभला बाजार। सेंसेक्स 363 अंक की तेजी के साथ 80,369 पर बंद। निफ्टी में भी 326 अंकों की रिकवरी। जी हां दोस्तों, धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर को सेंसेक्स दिन के निचले स्तर 79,421 से 948 अंक संभला। दिन भर के कारोबार के बाद यह 363 अंक की तेजी के साथ 80,369 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी एक दिन के निचले स्तर 24,140 से 326 अंक संभल गया। यह 127 अंक की तेजी के साथ 24,466 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 में से
32 में तेजी और 18 में गिरावट रही। वहीं दोस्तों एक शेयर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एनएसई का फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही है। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एसबीआई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसर मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धनतेरस पर सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर, 10 ग्राम के दाम 78,846, कल से 601 ज्यादा। चांदी 1,152 रुपए बढ़कर 97,238 रुपए प्रति किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 601 रुपए चढ़कर 78,846 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 78,245 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत भी 1,152 रुपए की बढ़त के साथ 97,238 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो कि एक दिन पहले 96,086 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गांदरबल अटैक में आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिला, एनआईए ने कहा हमलावरों को गाड़ी भी दी, उन्हें पता था कैंप में गार्ड के पास हथियार नहीं। जी हां दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जम्मू कश्मीर के गांदरबल अटैक केस में अहम जानकारियां मिली है। एनआईए ने मंगलवार को बताया कि इस हमले के लिए आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिला था। गांदरबल के गगन रीगल इलाके में 20 अक्टूबर की रात आतंकवादियों ने मजदूरों के कैंप पर हमला किया था। इस हमले में बड़गांव के डॉक्टर शहनवाज समेत बिहार और पंजाब के 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ ने ली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने संन्यास लिया, पाकिस्तान के खिलाफ टीम के फील्डिंग कोच होंगे, टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी मैच खेला। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वे अब कंगारू टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में मैथ्यू वेड विकेट कीपिंग और फील्डिंग कोच की भूमिका निभाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, 8 महीने पहले इस साल मार्च में उन्होंने शेफील्ड शील्ड का फाइनल खेलने के बाद फर्स्ट क्लास यानी कि रेड बॉल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ही खेला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान को धमकी देने वाला नोएडा से हुआ गिरफ्तार, आरोपी 20 साल का लड़का है। मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, पिता टेलरिंग का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जिशान और एक्टर सलमान खान को धमकी देने के आरोपी युवक को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान मोहम्मद तैयब के रूप में हुई है। एनसीपी नोएडा प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद तैयब मूल रूप से यूपी के बरेली का रहने वाला है। अभी दिल्ली में ज्योति नगर में अपने चाचा के पास रहता था। पिता का नाम ताहिर है, वह बरेली में सिलाई का काम करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पटना में मेट्रो टनल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, 2 की मौत। सुरंग में मिट्टी उठाने वाली मशीन का ब्रेक फेल हुआ, शव कई टुकड़ों में कटे। जी हां दोस्तों, पटना में मेट्रो टनल के निर्माण के दौरान मिट्टी उठाने वाली मशीन का ब्रेक फेल हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। गाड़ी की चपेट में आए मजदूरों के शव कई टुकड़ों में बंट गए। पटना यूनिवर्सिटी के पास जमीन से 60 फीट नीचे टनल का काम चल रहा है। इसी दौरान सोमवार देर रात यह हादसा हो गया। मजदूरों ने बताया कि हादसे के वक्त टनल में 25 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। अचानक मशीन का ब्रेक फेल हो गया और वह काम कर रहे मजदूरों पर गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मजदूर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। टनल में काम कर रहे इंजीनियर और दूसरे कर्मचारी भी बाहर निकल गए। फिलहाल काम बंद कर दिया गया है। घटना के बाद मेट्रो के कई पदाधिकारी मौके से फरार हो गए। मजदूरों ने हंगामा भी किया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीतिक पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के संस्थापक का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि बीजेपी के संस्थापक का नाम क्या है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।